जून 2006 मुंबई। नींद के इंजेक्शन से माइकल को होश आने लगा। एक बार अचानक खुली आंख से वो बस 2 सेकंड के लिए देख पाया और इंजेक्शन के असर ने दोबारा उसकी आंखें बंद कर दी। उसने महसूस किया कि उसे जोरों की भूख लगी है। पिछले एक्सपीरियंस को याद करते हुए उसने मन ही मन डिसाइड किया कि इस बार वो हेल्प के लिए आवाज़ नहीं लगाएगा। उसने आंखें खोलकर दोबारा देखना चाहा कि वो है कहाँ पर। तो सामने एक प्लेन दीवार थी जिस पर उसकी बेंगलोर की साइंस टीचर ने केमिस्ट्री के फार्मूलाज लिखे हुए थे। एक पूरी दीवार पर केमिस्ट्री के फार्मूलाज। कितनी लंबी चलेगी ये क्लास? ओह नो, नॉट एनीमोर। माइकल डर गया और आंखें दोबारा बंद हो गईं। उसने फिर महसूस किया कि जोरों से भूख लगी है, पर इस बार उसके कानों में एक आवाज आई, बेटा उठ जा, ले खाना खा ले बेटा। देख देख तो तेरी फेवरेट खीर बनाई है, उठ तो बेटा। माइकल ने इस बार अपनी आंखों को खोला तो सामने अपनी नानी को देखा। उसके सूखे होठों को एक स्माइल जैसे छू कर गुजर गई। नानी ने फिर उससे कहा, ले बेटा खीर खा ले, तेरी फेवरेट है ना। और नानी ने एक पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। ये तो पानी है नानी। माइकल ने धीरे से कुछ कहने की कोशिश की। अरे खीर है, ला मैं खुद खिला देती हूँ। और नानी ने उस बोतल से माइकल के चेहरे पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। माइकल को जैसे एक झटका सा लगा और इस बार जब आंख खुली तो सामने खड़ा था राजीव खन्ना। 1000 करोड़ की लाश, 1000 करोड़ की लाश। Narrated by नवाजुद्दीन सिद्दीकी। राजीव खन्ना हाथ में आधी खाली हो चुकी वाटर बोतल लिए। उठ भाई, आराम करने आया है क्या? कब से उठा रहा हूँ। इतना कहते हुए खन्ना उस रूम से बाहर चला गया। अब माइकल की आंखों से बेहोशी गायब हो चुकी थी। खन्ना के बाहर जाते ही उसने आसपास आंखें दौड़ाई। तभी दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और उसका बेड साफ करते हुए धीरे से बोला, अगर तलब लगे तो गीता पढ़ लेना, मेरे पास है गीता, या फिर टीवी पे प्रवचन सुन लेना, लेकिन चिल्लाना मत। अगर चिल्लाए तो एक रात के लिए चूहों से भरे अंधेरे कमरे में फेंक देंगे। इतना कहते हुए इस बूढ़े ने अपने हाथ माइकल के सामने फैला दिए, जिन पर जगह जगह काटने के निशान थे। कुछ उंगलियों की चमड़ी अभी भी गायब थी और लग रहा था जैसे किसी ने कई सौ सुलगती सिगरेट्स उस बूढ़े की उंगलियों और हाथों पर बुझा दी। माइकल ने अपने बालों से पानी छटका और तभी खन्ना एक डॉक्टर लेकर अंदर आ गया। मुंह खोलो, आ करो, आ हाँ। अब गहरी सांस लो। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द है? यहाँ पे? ओके। रिपोर्ट्स भी ठीक ही हैं। देखिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने तो इसे ऑब्जर्वेशन में रखना ही पड़ेगा। 2-3 महीने? क्या हुआ है मुझे? माइकल ने डरते हुए डॉक्टर से पूछा, लेकिन जवाब दिया खन्ना ने। Didn't Mama tell you that drugs and alcohol are bad for your health? फिर भी तुमने ड्रग्स लेना बंद नहीं किया, और ऊपर से इस उम्र में इतना गुस्सा। जिस सर्वेंट को तुमने बॉल फेंक कर मारा था ना, वो हॉस्पिटल में है। अब जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा ही करो। आप इसे 2 नहीं 4 महीने रखिए, लेकिन ठीक कर दीजिए प्लीज। मामा इज रियली टेंस्ड बाबा, प्लीज कोऑपरेट। इतना कहते हुए खन्ना डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया। माइकल समझ गया कि वो एक डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र में है, जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह जेल में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया है, उसी तरह पागल खाने में हर पागल एक ही बात कहता है कि मैं पागल नहीं हूं। और जब बात डी एडिक्शन सेंटर की हो तो लोग अक्सर यही कहते हैं, माँ कसम मैंने दारू ड्रग्स को कभी हाथ तक नहीं लगाया। माइकल भी चिल्ला चिल्ला कर ये सबको बता देना चाहता था, लेकिन उसे सफाई कर रहे उस बूढ़े के हाथ दिखाई देने लगे। माइकल ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दादा कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूख लगी है। वो बूढ़ा माइकल के पास आया और बोला, आज संडे है, खीर बनी है, लाता हूँ। माइकल ने 2 महीने मुंबई के इस रिहैब सेंटर में बिताए और वहां से छूटकर सीधा दिसपुर चला गया। अपने 2 महीने की रिहैब के बाद वो घर जाने से पहले एक बार रीना से मिलना चाहता था, पर ईशानी ने उसके फ्लाइट टिकट्स कुछ ऐसे बुक कराए कि रिहैब से निकलते उसे फ्लाइट के लिए भागना पड़े। माइकल भागा और ऐसा भागा कि फिर उसने सालों तक मुंबई की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ईशानी की खबरें माइकल तक पहुंचती रहीं।
कभी किसी मैगजीन का कवर पेज बनकर तो कभी किसी पेपर का बिजनेस पेज। कोलकाता की IX सर्विसेज मुंबई आकर IX मीडिया बन चुकी थी। पैट्रिक मुखर्जी अब किसी और कंपनी के CEO नहीं बल्कि खुद अपनी कंपनी के MD थे। कंपनी की मालिक थी ईशानी मुखर्जी। IX मीडिया भले ही ईशानी के नाम पर थी, लेकिन इसे चलाने के लिए अपनी रेपुटेशन सब कुछ दांव पर लगा दिया। और उसी का असर था कि IX मीडिया को इतनी फंडिंग मिली कि वो रातों रात IX ग्रुप बन गया। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग के साथ शुरू हुआ IX ग्रुप कईयों के लिए सरदर्द बन गया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर था कंपटीशन मीडिया हाउसेस का, और दूसरे नंबर पर थे वो सारे लोग जिन्हें ईशानी के साथ काम करना पड़ रहा था। मीडिया और सरदर्द का ये रिश्ता कोई नया नहीं है, लेकिन ईशानी को लगता था कि अच्छा खासा पैकेज पेन किलर का काम करता है। उसके लिए RNR का मतलब था रिड्यूस एंड रीयूज। इन सब के बावजूद IX ग्रुप का म्यूजिक और एंटरटेनमेंट चैनल इस साल का सबसे कामयाब चैनल रहा, और इस कामयाबी ने ईशानी को बना दिया फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन टेलीविजन। वैसे तो ये एक टाइटल था, लेकिन ईशानी ने इसे एक सर्टिफिकेट समझा। वो सर्टिफिकेट जिस पे बोल्ड लेटर्स में लिखा था, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, कीप डूइंग इट। फिर क्या था, इसी एटीट्यूड के साथ ईशानी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ईशानी को अब दूर दूर तक अपना कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके आसपास जो चल रहा था ईशानी को उसकी खबर तक नहीं थी। संडे की एक सुबह ईशानी ने अपने ड्राइवर घनश्याम से पूछा, घनश्याम क्या बात है, आज संडे है और रीना घर नहीं आई? घनश्याम जैसे कुछ कहते कहते रुक गया। ईशानी को शक हुआ। उसने घनश्याम की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या बात है, रीना ने कुछ बताया क्या तुम्हें? घनश्याम ईशानी के सवाल को समझा नहीं और घबराहट में वो बोल पड़ा जो उसने देखा था। मैडम जी, आज सुबह जब रोहित साहब को सामान देकर वापस आ रहा था, तब रीना मैडम को बिल्डिंग में जाते देखा था। इतना सुनते ही ईशानी के दिमाग में जैसे हजारों ख्याल एक साथ दौड़ पड़े, और ईशानी की शक्ल बता रही थी कि ख्याल अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे। ईशानी ने मोबाइल में टाइम देखा तो दोपहर के 3 बजे थे। उसने घनश्याम से कहा, एक काम करो, दोबारा रोहित के फ्लैट पर जाओ और ये शैंपेन की बोतल देकर आ जाओ। कहना पार्टी के लिए एक्स्ट्रा आ गई थी, साहब ने भिजवाई है। घनश्याम ने हाँ में सर हिलाया, शैंपेन की बोतल उठाई और बाहर निकल गया। इधर ईशानी से रहा नहीं जा रहा था। उसने रीना को कॉल करके पूछना चाहा कि वो कहाँ है, पर रीना ने फ़ोन नहीं उठाया। ईशानी ने दोबारा फ़ोन किया, रीना ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। ईशानी अपने आप को मन ही मन समझा लेना चाहती थी कि जैसा वो सोच रही है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। उसने खुद को संभाला, वाइन का एक ग्लास बनाया और टीवी पर अपने चैनल की प्रोग्रामिंग देखने लगी। तकरीबन 2 घंटे बाद ड्राइवर घनश्याम वापस आया और उसने ईशानी से कहा, मैडम बॉटल छोटे साहब को दे दी, साहब ने थैंक यू बोला है। ईशानी ने डांटते हुए ड्राइवर का नाम लिया। घनश्याम। घनश्याम पलटा और नजरें नीचे रखते हुए बोला, रीना मैडम तो नहीं दिखी, लेकिन रीना मैडम का हैंडबैग वहीं सोफे पर रखा हुआ था। इतना कहकर घनश्याम बाहर निकल गया। ये ईशानी के लिए उस तरह की खबर थी जो शराब का नशा पल भर में उड़ा देती है। ईशानी ने तीसरी बार रीना को कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। अफ्रीका के जंगलों में एक कीड़ा पाया जाता है, नाम है किलर बीस। ये कीड़ा किसी जानवर या इंसान को मारने पर आ जाए तो 2 किलोमीटर तक उसका पीछा करता है, और जैसे ही मौका मिलता है हजारों किलर बीज मिलकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए इस कीड़े को दुनिया का सबसे खतरनाक कीड़ों में गिना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक कीड़ा है शक का कीड़ा, जो कहीं भी किसी भी आदमी किसी भी औरत में पाया जा सकता है, और अगर ये आपको एक बार काट ले तो फिर आप पीछा करने लगते हैं उसका, जिस पर आपको शक है, और कई बार शक का एक कीड़ा जान लेके ही छोड़ता है। 1000 करोड़ की लाश। 1000 करोड़ की लाश। Narrated by Nawazuddin Siddiqui. ईशानी का शक अब गहराता जा रहा था। उसने हाउस हेल्प से पूछा कि रीना कब से घर नहीं आ रही है, तो जवाब मिला 8-10 महीनों से आना जाना कम हो गया है। यही वो वक्त था जब से रोहित ने दूसरे फ्लैट में रहना शुरू किया था। ईशानी ने ड्राइवर घनश्याम को बुलाया और कहा कि उसे रोहित के फ्लैट की सारी इन एंड आउट डिटेल्स चाहिए, कब, किस दिन, कितने बजे, कौन आया, कौन गया, सब कुछ। घनश्याम उस बिल्डिंग में आता जाता रहता था। गार्ड उसे पहचानते थे
इसलिए उसने साहब का रौब दिखाकर आसानी से अपना काम करवा लिया। सिर्फ 1 महीने में ही रीना वहाँ 15 बार आई थी और कई बार उसने अपने वीकेंड्स रोहित के साथ ही बिताए थे। जब आपकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही हो और अचानक कोई उसे काट दे तो पहले 3 सेकंड तक जो फीलिंग्स आती है, वैसी ही फीलिंग्स में ईशानी ने अगले 3 दिन गुजारे थे, सिर्फ ये सोचने के लिए कि ये बात पैट्रिक को बताए या नहीं, और अगर बताए भी तो कुछ ऐसे कि पैट्रिक इस रिश्ते से खुश ना हो। ईशानी ने जितना सोचा था पैट्रिक को कन्विंस करना उससे ज़्यादा आसान था। इस रिश्ते की खबर लगते ही पैट्रिक ने सबसे पहले रोहित को मनाने की कोशिश की, फिर ईशानी ने रीना को समझाने की कोशिश की, और जब कोई तरीका काम नहीं आया तो दोनों ने दोनों को धमकाने की कोशिश की। ये सारी कवायद जितनी जल्दी शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि आजकल ईशानी और पैट्रिक अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में बिजी थे। इन्वेस्टर्स का प्रेशर भी था और IAX के न्यूज़ चैनल को लॉन्च करने का सारा काम अभी बाकी था। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो रोहित और रीना के इस रिश्ते पर पूरी तरह से नज़र रख सके। हाँ, बीच बीच में रीना को ज़रूर ईशानी का अनएक्सपेक्टेड कॉल और अनरीजनेबल गुस्से का शिकार होना पड़ रहा था, और सबको पता था कि गुस्से में कुछ भी कह देना ईशानी की आदत है। ईशानी की तरह उसका गुस्सा भी फेमस हो चुका था, पर हर कोई रीना की तरह मजबूर नहीं था। पैट्रिक की इमेज को देखकर कंपनी में जो बड़े बड़े नाम आसानी से आ रहे थे, ईशानी के बिहेवियर को देखकर उन्होंने निकल जाने की जगह ढूंढना शुरू कर दी थी। ऐसा कोई सीनियर रिसोर्सेज नहीं था जिसे ईशानी के आई डोंट केयर बिहेवियर से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पैट्रिक को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। लगता था पैट्रिक आज भी उसी बालकनी में खड़ा था जहाँ चांदनी रात थी, हल्की बारिश थी और ईशानी का हाथ उसके हाथ में था। प्यार में अंधा होना आदमी को व्यापार में लंगड़ा बना देता है, और पैट्रिक के साथ भी यही होने जा रहा था। 2008 की एक शाम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 50 इंस्पायरिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर की एक लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में ईशानी मुखर्जी का नाम भी था। नो डाउट इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट, पर ईशानी ने इसे भी एक सर्टिफिकेट समझा जिस पर बोल्ड लेटर्स में लिखा था, ओनली यू कैन डू द राइट थिंग्स, नॉट अदर्स। सिर्फ मैं। इस शब्द ने दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना शायद किसी और शब्द ने नहीं। IAX ग्रुप का मोस्ट अवेटेड चैनल शुरू हो चुका था, पर चैनल पर क्या चलेगा, शोज क्या होंगे, एंकर क्या बोलेंगे, किस न्यूज़ पीस को कितना टाइम मिलेगा, कैमरा के एंगल कैसे होंगे, आउटडोर रिपोर्टिंग कैसी होगी, ये सब मीडिया के एक्सपर्ट्स नहीं, ईशानी तय कर रही थी। लॉजिकल डिस्कशन और डेटा लर्निंग से दूर IAX का मीटिंग रूम ईशानी के रूड बिहेवियर से जैसे तैसे भरता जा रहा था। चैनल के बड़े नाम बाहर निकलते जा रहे थे, और जब तक पैट्रिक मुखर्जी बालकनी से उतरकर बोर्ड रूम में पहुंचता वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। पैट्रिक की आंख खुली तो 2000 करोड़ की स्ट्रॉन्ग फंडिंग से शुरू हुए IAX ग्रुप को उसने गिरते हुए देखा, और उससे भी बड़ा शॉक उसे तब लगा जब उसकी कंपनी से निकाले गए लोग उसकी मार्केट रेपुटेशन को डैमेज कर चुके थे। हर दिन प्रॉपर्टी के गिरते ग्राफ्स के साथ इन्वेस्टर्स का भरोसा भी गिरता जा रहा था, और यहाँ से ईशानी और पैट्रिक के रिश्ते में पहली बार दरार आई। ये पहली बार था जब ईशानी को डर लगा, किसी रिश्ते और उससे मिलने वाले फायदों के छूट जाने का डर, और ये डर इतना बड़ा कि उसने ईशानी को बीमार बना दिया, और इस बीमारी का नाम था इनसिक्योरिटी। जब इनसिक्योरिटी बढ़ी तो पैट्रिक की प्रॉपर्टी में उसे अपना और बेटी निधि का हिस्सा कम लगने लगा। ईशानी जानती थी कि पैट्रिक की प्रॉपर्टी पर पहला हक उसके दोनों बेटों का होगा, और उसके बाद नंबर आएगा उसका और उसकी बेटी निधि का। लेकिन अब निधि से पहले उसे कोई और भी खड़ा दिख रहा था, और वो थी रीना। अगर रोहित और रीना की शादी हो जाती तो निधि को शायद वो भी ना मिले जो अभी मिल रहा था, और इस शादी के बाद सबसे बड़ा डर था उस राज के खुल जाने का जो ईशानी ने पैट्रिक और सारी दुनिया से छिपाए रखा था। ये रीना है, मेरी छोटी बहन। इस राज के खुल जाने पर यह भी हो सकता था कि शायद पैट्रिक की प्रॉपर्टी में उसे और उसकी बेटी को कोई हिस्सा ना मिले। रीना सिर्फ ईशानी की लाइफ का रोड़ा बनती तब भी ठीक था, लेकिन इस बार रीना निधि के फ्यूचर के आगे आ रही थी। रोहित और रीना के इस रिश्ते को तोड़ना अब ईशानी के लिए सबसे ज़रूरी काम बन गया था। लेकिन उससे पहले ईशानी ने पैट्रिक को दोबारा अपने करीब लाने का फैसला किया, जो इतना मुश्किल भी नहीं था। जब पैट्रिक का कॉन्फिडेंस ईशानी पर दोबारा आ गया तो उसने रीना और रोहित को अलग करने के लिए उसी ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया जो अक्सर घर के बड़े इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और फिर चालू हुआ
इमोशनल ब्लैकमेल से लेकर जबरदस्ती करने तक का सिलसिला। जब आंसू गिराने और एहसान गिनाने से भी बात नहीं बनी तो ईशानी पहुंच गई एक दिन रोहित के फ्लैट पर और वहां से रीना को जबरदस्ती निकाल कर बैठा दिया दिल्ली की फ्लाइट में, इस धमकी के साथ कि जब तक कहा ना जाए दोबारा मुंबई आने की जुर्रत मत करना। रोहित ने अपने डैड के होते हुए खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कभी नहीं किया था। ईशानी के पीछे पीछे जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो रीना फ्लाइट में बैठ चुकी थी। ईशानी को एयरपोर्ट से निकलता देख रोहित का गुस्सा उसके सर चढ़ गया। रोहित ईशानी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आखिर आपने अपनी बेटी को वापस भेज ही दिया। हाँ, जल्दी घर जाइए। मैंने डैड को बता दिया है कि रीना आपकी बहन नहीं बेटी है। उधर रीना की फ्लाइट उड़ी, इधर ईशानी के होश। ईशानी ने खुद को संभाला और रोहित से कुछ भी कहे बिना सीधे जाकर कार में बैठ गई। घनश्याम से कहा चलो और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अगर अचानक पैट्रिक का कॉल आ जाता तो उसे क्या कहती। ईशानी को यही सोचने का वक्त चाहिए था जो उसने अपना मोबाइल बंद करके ले लिया। ईशानी, रीना और माइकल के बीच सालों पहले जो डील हुई थी अब टूट चुकी थी, लेकिन ये सिचुएशन बिगाड़ने का नहीं, संभालने का टाइम था। ईशानी ने जो राज 2 हस्बैंड और पूरी दुनिया से छिपाए रखा था उसे रीना ने 4 दिन की रिलेशनशिप में बता दिया। ईशानी किसी भी मायने में रीना से बेहतर खिलाड़ी थी और यही बात वो इस बार भी साबित करने वाली थी। ईशानी ने 20 मिनट बाद अपना मोबाइल ऑन किया, खुद पैट्रिक को कॉल किया और IX के लेटेस्ट मीटिंग के मिनट्स पर डिस्कशन करने लगी। बीच बीच में वो कॉन्फ्रेंस कॉल पर कंपनी के बाकी लोगों को भी जोड़ती जाती और मीटिंग चलती जाती। उसने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर्स को हैंडल किया कि पैट्रिक को भी माँ बेटी की थ्योरी बकवास लगने लगी। और जब 1 हफ्ते के बाद उसने ईशानी को बताया कि रोहित ने उससे कहा कि तुम रीना की बहन नहीं माँ हो, तो ईशानी ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो आज तक करती आई थी, पूरे कॉन्फिडेंस और एक खूबसूरत हंसी के साथ। गेम का लेवल अब अप हो चुका था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ईशानी ने पैट्रिक को बार बार फोर्स किया कि वो रोहित के फ्लैट पर जाए और इस बात का ध्यान रखे कि रोहित खुद को अकेला महसूस न करने लगे, वो किसी न किसी काम में लगा रहे। ईशानी खुद रोहित के साथ ऐसे बिहेव करने लगी जैसे एयरपोर्ट पर वो कभी मिले ही नहीं। रोहित ने उसे कभी कुछ कहा ही नहीं। यहाँ हर किसी को रोहित की फिक्र थी। तभी दिल्ली से किसी ने कॉल किया और बताया कि रीना का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मिलते ही अपने सारे काम छोड़कर दिल्ली भागने का काम किया ईशानी ने। दिल्ली पहुंचकर उसे पता लगा कि रीना का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई थी। ईशानी ने खुद ये मैसेज पहले रोहित और फिर पैट्रिक को भेजा। हॉस्पिटल में रीना के इलाज का सारा खर्च ईशानी नहीं उठाया और तब तक रीना के साथ रही जब तक उसे डिस्चार्ज नहीं कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त रीना ने महसूस किया कि हॉस्पिटल आते वक्त वो इतनी कमज़ोर नहीं थी जितना हॉस्पिटल से जाते वक्त लग रही थी। तभी पीछे से एक आदमी भागते हुआ आया और ईशानी से बोला, मैडम, आपकी ही पेशेंट का नाम रीना है ना? आप उनकी दवाइयाँ लेना भूल गई। कमजोरी काफी है, इसलिए ये कुछ दवाइयाँ कुछ महीनों तक लेनी होंगी। वैसे सभी पर डोज की क्वांटिटी और लेने का टाइम लिखा है। ईशानी ने उसे थैंक यू कहा और वो आदमी चला गया। ईशानी ने रीना को कार में बैठाया, दरवाज़ा लगाया और जब खुद कार में बैठने लगी तो पलटकर उस आदमी को देखा जो दवाई देकर गया था। राजीव खन्ना ईशानी को देखकर मुस्कुराने लगा।